मुंबई नाम के शहर में राजू नाम का एक मजदूर रहा करता था। उसके घर में उसकी पत्नी राधा और बेटी रिया रहा करती थी। राजू हर रोज मजदूरी का काम किया करता था और उसी से आए पैसों से अपना घर चलाता था। वो बड़ा ही ईमानदार इंसान था। अगर वो किसी से भी पैसे या फिर कुछ भी उधार लेता तो उन्हें अपने कहे अनुसार ही वापस करता था। लेकिन एक दिन अचानक से काम करते करते राजू को चक्कर आ जाते हैं और वो पहली मंजिल से नीचे गिर जाता है। तो वहाँ पर काम करने वाले मजदूर राजू को अस्पताल लेकर जाते हैं। 2-3 दिन बाद राजू को डिस्चार्ज मिल जाता है। घर आने के बाद राधा राजू से, अजय ये सब क्या हो गया? अच्छा खासा तो चल रहा था हमारा और बीच में ही ये सब। मेरी तो सोच सोच कर जान जा रही है। तभी राजू धीरे से, अरे राधा, तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगा। क्या कुछ नहीं हुआ आपको? देखिए तो कितना लगा है आपको। आपके तो पैर की हड्डी भी टूट चुकी है। अरे राधा, पहले तुम शांत हो जाओ। देखो, मैं देख सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, और हाँ, ये देखो हाथ भी मेरे अच्छे से काम कर रहे हैं। थोड़े दिनों में बाकी का भी सब ठीक हो जाएगा। राजू की बातें सुनकर राधा के जान में जान आ जाती है और वो राजू को खाना देकर दवाइयाँ दे देती है। अब कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। राधा के पास थोड़े बहुत पैसे जमा किए हुए थे, वो सारे के सारे खत्म हो गए थे। अब उसे घर का खर्चा कैसे चलेगा, इसका बहुत ज्यादा टेंशन आ चुका था। अगले दिन राधा ने सिर्फ चावल बनाए और सभी को खाने को दिए। ये देख राजू समझ चुका था कि घर में राशन खत्म हो चुका है। राधा, तुम्हारे पास के सारे पैसे खत्म हो चुके हैं ना? जी, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि कुछ काम ढूंढ लूं। हाँ राधा, मैं समझ सकता हूँ। मेरी इस हालत की वजह से तुम पर मुसीबतों का पहाड़ आ पड़ा है। आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ करती हूँ। राधा आज बहुत दिनों बाद घर से बाहर निकली थी। वो राशन लेने के लिए दुकान पर जाती है और वहाँ से आते वक्त उसकी नजर पड़ोस की दुकान पर जाती है, जहाँ पर एक आटा पीसने की दुकान थी और लोगों की बड़ी लाइन लगी हुई थी। ये देख राधा मन ही मन, मेरे घर में भी तो हमारी पुश्तैनी चक्की है। अगर मैं उसे शुरू करूँ तो मुझे कुछ पैसे भी मिलेंगे और इनका ध्यान भी अच्छे से रख पाऊंगी। ये सोच मन में आते ही राधा झट से घर आती है और अपनी पुश्तैनी चक्की निकालकर उसे शुरू करने का प्रयास करती है। राजू उसे बेड पर लेटे लेटे ही क्या करना है ये बताता है। बड़ी मेहनत के बाद राधा चक्की शुरू कर पाती है। जब चक्की शुरू हो जाती है तो ये देख राधा बहुत खुश हो जाती है और अपने पति से, अजी अब मैं लोगों को आटा पीस के दिया करूंगी ताकि कुछ पैसे मिल सके। तभी रिया अपनी माँ से कहती है, माँ ये मुंबई शहर है। मुंबई शहर में किसके पास इतना टाइम है जो तुम्हारे पास आएंगे और लाइन में खड़ा रहकर राशन पिसवाएंगे? अरे ऐसे कैसे नहीं आएंगे, आटा तो सबके घर में लगता ही है ना। मैं राशन लेकर आ रही थी तो वहाँ पर बहुत भीड़ थी आटा पिसवाने के लिए। माँ अब तो सब कुछ ऑनलाइन चलता है। मेरी सहेली बता रही थी कि उसके यहाँ दूध तक उसकी माँ ऑनलाइन मंगवाती है। क्यों ना हम भी ऑनलाइन आटा बेचें? जिसे जरूरत होगी वो कॉल करके बोल देगा। लेकिन बेटा मैं ये सब कैसे करूँगी, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। माँ मैं हूँ ना, मैं सब तुम्हें सिखा दूंगी। मेरी सहेली ने मुझे सब कुछ सिखाया है। मुझे तो मोबाइल चलाना भी सिखाया है उसने। मेरी बच्ची तेरी बात बिल्कुल सही है, लेकिन हमारे पास मोबाइल भी तो नहीं है। माँ हम इंस्टॉलमेंट पर मोबाइल खरीदते हैं, हर महीने थोड़े थोड़े पैसे चुकाने पड़ते हैं उसमें। लेकिन बेटी अगर नहीं कर पाए तो? अरे ऐसे कैसे नहीं कर पाएंगे माँ, ये ऑनलाइन का जमाना है माँ, और यहाँ आजकल लोगों को सब कुछ अपने घर पर मिल जाए तो बहुत है। मेरी बच्ची कितनी बड़ी हो गई है। माँ रिया और राधा बातें कर ही रहे थे कि तभी राजू, अरे राधा, तुम हरीलाल की दुकान से ही राशन लाना, उन्हें मेरा नाम बताना मत भूलना। वो तुम्हें 2 महीने की मोहलत ऐसे ही दे देंगे। और हाँ रिया बेटा, तुम अपनी सहेली की मदद से इंस्टॉलमेंट पर अच्छा सा एक मोबाइल लेकर आओ, और हाँ जरा सोच समझ कर लाना सब कुछ। ठीक है पापा। अब राधा राशन लेकर आती है और रिया मोबाइल। रिया को मोबाइल चलाते देख राधा, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा कि तुम्हें मोबाइल चलाना आता है, लेकिन अब हम ऑनलाइन आटा बेचेंगे कैसे? रिया अपने मोबाइल में सारे फंक्शन सेट कर लेती है और व्हाट्सएप पर अपनी सारी सहेलियों के नंबर सेव कर एक ग्रुप बनाती है। उस ग्रुप पर अपने माँ के नए काम के बारे में इंफॉर्मेशन सेंड करती है। साथ ही उनके पहचान के लोगों में भी ये मैसेज फॉरवर्ड करने के लिए कहती है और अपनी माँ से,
माँ, हमें ग्राहकों को उनके घर तक आटा पहुँचाना होगा। हम ये सारा आटा पैक करके रखते हैं जिससे ऑर्डर आने पर जल्द से जल्द डिलीवरी दे जा सके। मतलब? अरे माँ, सारे अलग अलग आटे 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो के बैग में रखेंगे और जैसे ही ऑर्डर आएंगे उनके घर का पता लेकर हमें उनके पते पर पहुंचाना होता है। तुम आटे के दाम भी फिक्स कर लो माँ। अच्छा, इसका मतलब जब किसी ने अगर मोबाइल पर हमें आटे के ऑर्डर्स दी तो हमें उसके घर के पते पर पहुंचाना है उस आटे को और फिर वो हमें पैसे देंगे, ऐसे ही ना? हाँ माँ, ऐसे ही करना है। और फिर हम कुछ दिनों बाद तुम्हारा बैंक अकाउंट भी निकाल देंगे ताकि जिन्हें भी ऑनलाइन पेमेंट करना हो वो ऑनलाइन पेमेंट कर सके। मैं धीरे धीरे कर आपको सब कुछ सिखा दूंगी। अच्छा हुआ बेटी कि तुम्हें ये सारी बातें पता है, नहीं तो हमारा क्या होता। रिया एक चार्ट बनाकर अपने घर के बाहर लगा देती है। दोपहर के समय राधा को आटे के लिए कॉल आता है तो राधा एक पेपर पर नाम और पता लिख लेती है और उन्हें क्या क्या चाहिए ये भी। अब राधा राजू से, अजी आज आटा देने का पहला ऑर्डर आया है, मैं अभी देकर आती हूँ, तब तक आप अपना ख्याल रखना, ठीक है? हाँ राधा, तुम मेरी बिल्कुल चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और हाँ, पहले तुम तुम्हारा ऑर्डर देकर आओ और हाँ, पैसे गिन कर लेना। जी मैं अभी गई और अभी आई। ऐसा कह राधा 1 किलो गेहूं का आटा पैक करती है और बताए हुए पते पर पहुंचा देती है। ये देख आगे वाला कस्टमर, इतनी जल्दी आपका ऑर्डर आ भी गया, चलो अच्छी बात है। जी मैं यही पड़ोस की गली में रहती हूँ तो जल्दी आना हुआ। ये लीजिए आपका आटा और हाँ, मुझे इसकी रोटी कैसी बनी ये जरूर बताना। जी जरूर। कस्टमर राधा को पैसे दे देती है। राधा पैसे लेकर अपने घर लौटती है। घर आकर राधा वो पैसे भगवान के सामने रख देती है और हाथ जोड़कर अपने काम के लिए दुआ करती है। अजी देखिए, हमारी पहली कमाई है, मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। अरे राधा, ये तो बस शुरुआत है, अब तो आगे तुम्हें इससे भी ज्यादा काम करना पड़ेगा। अब कड़ी मेहनत करने के लिए अब से ही तैयार हो जाओ तुम। आपके मुंह में तो घी शक्कर हो। और हाँ, मैं हमेशा मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। राजू और राधा बातें कर ही रहे थे कि तभी रिया घर में आकर अपनी माँ से, अरे माँ, अभी अभी 2 ऑर्डर्स आए हैं, एक 5 किलो आटे का और एक ज्वारी के आटे का। जल्दी से मुझे ऑर्डर पैक कर दो, मैं अभी देकर आती हूँ। हाँ ये लो, संभल कर जाना बेटी। अब रिया दूसरा ऑर्डर दे आती है और आए हुए पैसे रिया अपने माँ को दे देती है। अब मोबाइल की सहायता से राधा को हर रोज 10 से 15 ऑर्डर आने लगे। ये देख राजू भी बड़ा खुश था। अब बैठे बैठे राजू भी राधा की मदद करने लगा। राधा और रिया दोनों मिलकर ऑर्डर्स पूरे करने लगी। अब उनका सब कुछ ठीक चल रहा था। अब राजू भी कई हद तक ठीक हो गया था। राधा का पूरा परिवार हंसी खुशी रहने लगा। अब उनके घर में कोई भी समस्या नहीं थी। उन्होंने अपनी सारी उधारी भी चुकती कर दी थी। अब तीनों मिलकर कमाते थे। ये सब राधा की कड़ी मेहनत और रिया की समझदारी की वजह से हुआ था। उन्होंने अपनी सारी मुश्किलों को दूर कर दिया था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कड़ी मेहनत के दम पर हम हमेशा हमारी मंजिल हासिल कर लेते हैं। समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, कठिन समय जाने के बाद अच्छा समय जरूर आता है। सोलापुर नाम के गांव में मीनू नाम की लड़की रहा करती थी। वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने माँ पिताजी को खेतों के कामों में भी हाथ बटा दिया करती थी। मीनू एक दिन खेतों में काम कर रही थी कि तभी उनके खेत में कुछ लोग गन्ने लेने के लिए आए। तभी मीनू के पिताजी शंकर, कौन हो भाई और क्या चाहिए तुम्हें? अरे भाई, हम यहाँ गन्ने लेने के लिए आए थे, तुम्हारे खेत में गन्ना दिखा तो चले आए। अच्छा अच्छा, ऐसी बात है, कितना गन्ना चाहिए था आपको? जी हमें 50 किलो गन्ना चाहिए था। क्या आप हमें अभी गन्ने काट कर दे सकते हैं? जी ठीक है, मैं आपको अभी गन्ने काट कर दे सकता हूँ, मगर मुझे गन्ने के दाम 15 रुपए किलो चाहिए। अरे भाई, तुम इस गन्ने के ज्यादा पैसे लगा रहे हो। हम तो ज्यादा से ज्यादा 12 रुपए देंगे, उसके ऊपर 1 रुपया नहीं दे सकते हम। ठीक है, अभी देता हूँ। ऐसा कहकर शंकर अपने खेत से गन्ने काट कर उन लोगों को दे देता है। थोड़ी देर बाद शंकर अपनी पत्नी सुमति के साथ घर चला जाता है। घर जाते ही सुमति हाथ मुंह धोकर रसोई का काम करने के लिए चली जाती है और मीनू अपनी पढ़ाई करने बैठ जाती है। तभी शंकर सुमति से, अरे भगवान, जो मैंने तुम्हें पैसे दिए थे वो अलमारी में ठीक से रख तो दिए है ना? नहीं जी, मैंने तो वो भगवान के सामने रख दिए हैं, बाद में अलमारी में रखूंगी। आपको नहीं लगता कि उन्होंने हमसे बहुत ही कम दामों में गन्ना खरीदा?
अरे भाग्यवान, वो तो मुझे भी पता है कि उन्होंने कम दाम लगाया, मगर घर आए लक्ष्मी को हम कैसे ठुकराते, इसलिए मैंने उन्हें गन्ने दे दिए। आपकी ये बात सही है। चलो मैं खाना बनाती हूँ। उन दोनों की बातें मीनू सुन रही थी। मीनू अपने पिताजी से, पिताजी क्या हमारे खेत का गन्ना इतना सस्ता बिकता है? अरे नहीं नहीं बिटिया, वो तो बहुत अच्छे दामों में बेचे जा सकते हैं। गन्ने को शहर में बहुत अच्छा दाम मिलता है, मगर गन्ने को शहर में कौन लेकर जाएगा, वो एक बहुत बड़ी समस्या है। पिताजी ठेले पर तो गन्ने का जूस बहुत महंगा होता है, 20 रुपए तो होता ही होता है। बिटिया तुम्हारी सारी बातें सही है, मगर हम कुछ नहीं कर सकते। शहर में लेकर जाने के लिए खर्चा भी तो आएगा। हम गरीब किसानों को वही दाम पड़ता है। मीनू अपने पिताजी की बातें सुन चुप हो जाती है। मीनू रात भर अपने पिताजी की बातें सोचती रहती है। सुबह उठकर मीनू अपने काम करके कॉलेज चली जाती है। कॉलेज पहुंचने पर उसे थकान महसूस होने लगती है और उसी कारण वो सोचती है कि आज तो मुझे गर्मी के कारण बहुत ही थकान महसूस हो रही है। अगर मुझे यहाँ जल्दी से फ्रूट जूस मिल जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा, इंस्टेंट एनर्जी मिल जाएगी। ऐसा सोचकर मीनू अपने कॉलेज चली जाती है। कॉलेज छूटने के बाद वो घर आ जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। शंकर के घर के हालात बहुत ही खराब हो जाते हैं। उसमें मीनू की कॉलेज की फीस भी आ जाने की वजह से शंकर और मालती टेंशन में आ जाते हैं। तभी ये सब देखकर मीनू अपने पिताजी से, पिताजी मैं कुछ दिनों से सोच रही थी कि क्यों ना हम कॉलेज के सामने एक ठेला लगाकर गन्ने का जूस बेचे। वहाँ आसपास कोई भी ठेले वाला नहीं है और कॉलेज करके मैं आपका हाथ बटाने आ जाया करूंगी। मीनू की बातें सुन शंकर और मालती सोच में पड़ जाते हैं। थोड़ा सोचने के बाद मालती शंकर से, मैं सोच रही हूँ कि हमारी मीनू सही कह रही है। मुझे उसका निर्णय अच्छा लगा। उसके साथ आप रहेंगे तो हमें चिंता की कोई बात भी नहीं रहेगी। अच्छा ठीक है, मगर गन्ने का जूस निकालने के लिए हमें मशीन भी तो लगेगी ना। मालती घर में जाकर अपने जमा किए हुए पैसे लेकर आती है और शंकर को देकर, ये कुछ पैसे हैं, मैंने अपनी बिटिया की शादी के लिए रखे थे, मगर अभी इसकी जरूरत है तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। अगले दिन वो पैसे लेकर शंकर बाजार चला जाता है और एक गन्ने का जूस निकालने वाली मशीन खरीद कर लाता है और स्कूल के सामने एक ठेला लगा देता है। शंकर मीनू से, अरे बिटिया, हम इतने सारे पैसे खर्च करके ये मशीन तो लेकर आए, मगर हमारे यहाँ ग्राहक तो आएंगे ना। क्यों नहीं आएंगे पिताजी, हमारा गन्ना अच्छा है, इसीलिए हमारे गन्ने का रस भी ताजा और बहुत गुणकारी रहेगा, इसीलिए ग्राहक बार बार हमारे यहाँ जरूर आएंगे। तुम्हारी बातें सुनकर तो मुझे सच में लग रहा है कि हमारा गन्ने का जूस पीने बहुत सारे लोग आएंगे। दूसरे दिन शंकर और मीनू जल्दी ही ठेले पर चले जाते हैं। सुबह उनके ठेले पर कोई नहीं आता, मगर जैसे जैसे दोपहर होने शुरू हो जाती है वैसे वैसे मीनू के ठेले पर लोग आना शुरू हो जाते हैं। एक बूढ़ा आदमी शंकर से, अरे भाई, एक ग्लास गन्ने का जूस तो दो, बहुत थकावट लग रही है। अभी देता हूँ दादाजी, आप बैठिए। हाँ हाँ, मैं अभी बैठ जाता हूँ। ऐसा कहकर शंकर गन्ने का रस निकालना शुरू कर देता है। कुछ मिनटों में ही गन्ने का जूस तैयार हो जाता है। तभी शंकर एक ग्लास में जूस डालकर वो बूढ़े आदमी को दे देता है। बूढ़ा आदमी गन्ने का जूस पीने के बाद बहुत खुश हो जाता है और बूढ़ा आदमी शंकर से, अरे भाई, तुम्हारा गन्ने का जूस तो बहुत स्वादिष्ट है। मैंने इतना अच्छा जूस आज तक नहीं पिया। ये बहुत लाजवाब है। धन्यवाद बाबा। बूढ़ा आदमी अपना जूस पीकर वहाँ से चला जाता है। तभी दो नौजवान भी उनके यहाँ आकर जूस पीकर चले जाते हैं। ये देख मीनू और शंकर बहुत खुश हो जाते हैं। मीनू अपने पिताजी से, पिताजी मैंने आपसे कहा था ना कि हमारे यहाँ ग्राहक आएंगे। ये तो शुरुआत है, आगे तो बहुत ग्राहक आएंगे। हाँ बेटी, भगवान करे तुम जैसा कह रही हो वैसा ही हो। ऐसे ही दिन प्रतिदिन मीनू के ठेले पर ग्राहक भीड़ करने लगे। ग्राहकों को उनके गन्ने का जूस बहुत ही अच्छा लगता था और उसी वजह से उनके ग्राहक आना बढ़ गए थे। कुछ ही दिनों में शंकर ने मीनू के कॉलेज की फीस भी भर दी और अपने खेतों के साथ ठेले का काम भी संभाल लिया। शंकर की पत्नी मालती भी उनके साथ काम करने लगी थी। अब मीनू और शंकर की कड़ी मेहनत रंग दिखाने लगी थी। शंकर ने उसी जगह को खरीदकर उस पर अपना खुद का दुकान बनाया और अपना गन्ने का जूस बेचने लगा।
मीनू के कड़ी मेहनत और दृढ़ निश्चय के बलबूते पर आज उसने अपनी कल्पना को साकार किया था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में हार मिले या जीत, हमें कोशिश करना छोड़ना नहीं चाहिए। वो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।